हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। दृष्टि जो जो करंट अफेयर्स पूरे साल की मैगजीन आती है उसको हम कवर करें। और इसमें हम बहुत ही शॉर्ट में करा रहे हैं ताकि आपका टाइम बिल्कुल बर्बाद नहीं हो, क्योंकि अब तो फिक्स्ड हो गया है 12 जून को होगा पेपर, क्योंकि एनटीपीसी वाला जो पेपर है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है अब। तो 12 जून को ही होने वाला है यूपीपीसीएस, तो आपके पास बिल्कुल 10 दिन का समय है। तो 10 दिन में कैसे इसको रिवाइज करें ये हम बताएंगे। तो चलिए शुरू है। हमारे और कोर्स को ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो या टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। 5 राज्य में विधानसभा चुनाव हुआ है, ये हम सबको पता होना चाहिए। तो राज्य स्टेट गवर्नमेंट किस पार्ट में आता है? पार्ट 6 में आता है, आर्टिकल 168 से लेके 212 तक। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। आर्टिकल 168 में क्या लिखा गया है कि हर राज्य के पास अपना उसका स्टेट लेजिस्लेचर होता है। स्टेट लेजिस्लेचर जिस तरह सेंटर में पार्लियामेंट होता है, पार्लियामेंट में 3 चीज़ होती है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट साहब। सेम स्टेट लेजिस्लेचर में 3 चीज़ होता है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल और गवर्नर साहब यानी राज्यपाल साहब। लेकिन स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल आपको पता है कुछ ही स्टेट में है। तो आपको मेजॉरिटी स्टेट में क्या देखने को मिलेगा कि स्टेट लेजिस्लेचर में 2 चीज़, एक स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और एक गवर्नर। कोई दिक्कत नहीं है। विधानसभा और विधानसभा द्विसदनीय कई कुछ ही हाउस में होते हैं। और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जिसका हम बात करते हैं, विधानसभा में मैक्सिमम कितना नंबर हो सकता है? 500 और मिनिमम 60 हो सकता है। मैक्सिमम 500 मिनिमम 60। अब एक और चीज़, जिस स्टेट में स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है यानी विधान परिषद है, उसका नंबर कितना होगा? देखो, इसका नंबर जो विधानसभा का नंबर है ना, जैसे बिहार का हम मान लेते हैं विधानसभा में 243 नंबर है, तो कभी भी स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का नंबर इसका 1/3 कितना होता है? 81। 81 से ज़्यादा बिहार में स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर नहीं हो सकता। बिहार में वैसे है कितना? 75। यानी समझ लेना, इसका 1/3 जो होता है ना, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, 1/3। तो हमने देखा था कि मैक्सिमम 500 हो सकता है मेंबर, मिनिमम 60 हो जा सकता है। लेकिन इसके अलावा कुछ एक्सेप्शन है, जैसे सिक्किम में 32 है, मिजोरम में 40 है, गोवा में भी 40 है। ठीक है, सिक्किम में 32, मिजोरम। ये मैं बोल रहा हूँ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का नंबर, ये लोकसभा का नंबर नहीं बोल रहे हैं। चुनाव का रिजल्ट किस दिन घोषित हुआ? 10 मार्च 2022। कभी कभी ये डेट भी पूछ लेते हैं। कौन कौन राज्य है? पंजाब, गोवा, उत्तराखंड, मणिपुर और उत्तर प्रदेश। क्या है? पंजाब, गोवा, उत्तराखंड, मणिपुर, उत्तर प्रदेश। कोई यूपी से रिलेटेड जो होगा ना, वो ज़्यादा डिटेल में याद करना है। पंजाब में 15वीं विधानसभा थी, ये याद रखना है, 15वीं। और ये डेट ये भूल सकते हो। टोटल संख्या 117 है और 92 सीट जीता आम आदमी पार्टी में भगवंत मान ने 16 मार्च को की। मेरे हिसाब से आप 15वीं याद कर सकते हो, उसके अलावा 117 याद कर सकते हो और कुछ नहीं। ठीक है ना, आम आदमी पार्टी 92 सीट, ये याद नहीं करना है। ठीक है, अब गोवा की बात करते हैं। गोवा में टोटल 40 है विधानसभा, क्योंकि हमने देखा है विधानसभा मैक्सिमम हो, मिनिमम कितना हो सकता है? 60। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, कुछ एक्सेप्शन में कौन आता है? गोवा भी आता है। इसमें भारतीय जनता पार्टी बनाई है, प्रबोध सावंत गोवा के मुख्यमंत्री बने हैं दूसरी बार लगातार। ये भी डेट याद नहीं रखना है। उसके बाद उत्तराखंड की बात करें तो ये याद नहीं रखना है, इसमें एक चरण में हुआ। और तो पुष्कर सिंह धामी भारतीय जनता पार्टी 47 सीट जीते, ये भी याद नहीं करना है। मणिपुर में भी ज़्यादा याद नहीं करना है, 60 है सीट। और इस यहाँ पे भी बीजेपी। अब यूपी का आप याद, यहाँ पे वीरेंद्र सिंह बने हैं दूसरी बार। यूपी का कई चीज़ आपको याद रखना है। सबसे पहले 18वीं ये लोकसभा है, सॉरी 18वीं राज्यसभा, राज्यसभा नहीं यार, विधानसभा, 18वीं विधानसभा। ठीक है ना। 17वीं की तिथि कब समाप्त हुई विधानसभा की? 14 मई 2022 की। टोटल सीट क्या है? 403। ये याद रखो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। एसटी के लिए कितना रिजर्व है? एसटी के लिए 2 और एससी के लिए 84। ठीक है ना। बीजेपी को 255 सीट मिली। सबसे ज़्यादा वोट से जीतने वाले कौन है? सुनील कुमार वर्मा जी, साहिबाबाद निर्वाचन क्षेत्र से उत्तर प्रदेश में भाजपा के उम्मीदवार थे। ठीक है ना, एक राष्ट्रीय रिकॉर्ड है ये। उसके बाद सबसे कम एज का है कौन है? राहुल राजपूत,
रायबरेली से और गाजीपुर से सैदपुर। मेरे हिसाब से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ये वाला कम है। सबसे ओल्डेस्ट है आलमबरी, ये आजमगढ़ जिले से है। उसके अलावा शपथ कब लिया गया? 25 मार्च 2022 को। ठीक है, अब ये पहले है जो देखो, ये पहले ऐसे सीएम हैं जो पुराना वाला 5 साल कवर किया, उसके बाद दोबारा बन रहे हैं कवर करने के लिए। ठीक है ना, और भी इससे पहले दोबारा बने हैं, लेकिन वो 5 साल कवर नहीं किए थे, ये पहले मुख्यमंत्री ऐसे। तो यूपी वाला प्लीज़ क्या क्या ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, 403 सीट इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि भाई हम सबको बच्चे को पता है। 84 एससी के लिए रिजर्व है, 2 एसटी के लिए रिजर्व है, ये है। कौन कितना जीता ये नहीं पूछा था। 18वीं है, ये याद रख सकते हो। टॉप कौन किया, सबसे ज़्यादा वोट जीता सुनील कुमार शर्मा जी, ये याद सकते हैं। ओल्डेस्ट आलमबरी आजमगढ़ से। ठीक है, इतना याद रख सकते हो, इसमें बाकी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बीएसपी 1 सीट जीती। नेक्स्ट है राष्ट्रीय, मतलब नेशनल लैंड, मुद्रीकरण का मतलब था मोनेटाइजेशन और कॉरपोरेशन। नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन, समझ लो एक ऐसा बॉडी बनाया जाएगा जो पूरा गवर्नमेंट के अंदर होगा। ठीक है, तो इसमें ऐसा तो नहीं है कि गवर्नमेंट का होगा तो प्राइवेट बंदे को हायर नहीं कर सकते, कर सकते हैं। ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आएगा? फाइनेंस मिनिस्ट्री के सुपरविजन में आएगा। ठीक है, तो इसका क्या किया जा रहा है, एक कंपनी क्यों बनाई जा रही है? ताकि जो सरकार, गवर्नमेंट का आपको पता है बहुत ज़मीन इधर उधर फेंका रहता है, पीएसयू का भी ज़मीन फेंका रहता है इधर उधर एक्स्ट्रा ज़मीन, तो ये क्या करेगा, सबको इकट्ठा पहले करेगा और फिर हो सकता है इन ज़मीन को ये भाड़ा पे दे, या मे भी बाद में ये मदद कर सकता है, ये बॉडी मदद कर सकता है स्ट्रेटजिक डिसइन्वेस्टमेंट पे। ध्यान देना, ऐसा नहीं है कि ये स्ट्रेटजिक डिसइन्वेस्टमेंट करवा देगा, उसमें इसका एडवाइजरी रोल होगा, लेकिन किसी को भाड़ा वगैरह देने में इसका पूरा रोल होगा कि वो ज़मीन का क्या है, टुकड़ा है, उसको हम कुछ दिन के लिए क्या करते हैं, किसी को भाड़ा दे देते हैं, ऐसा होता है ना, तो उसको मोनेटाइज्ड एसेट बनाना है, ऐसा पड़ा हुआ है बस। तो अभी इसका शेयर पूंजी, अथोराइज शेयर कैपिटल कितना है, 5,000 करोड़, और पेड अप कैपिटल कितना है, 150 करोड़। बस ये रखना है कि सरकार का जो सरप्लस ज़मीन होगा, जो अनयूज्ड होगा, ये उसको ये क्या करेगा, इकट्ठा करेगा और फिर किसी न किसी को देगा। अगर कोई मान लो एक छोटा ज़मीन है जो अभी पड़ा हुआ है, आप वहाँ पे मांगोगे कि सर मुझे 10 साल के लिए चाहिए, तो आपके पूरे रिक्वायरमेंट को देखा जाएगा और उसके रिक्वायरमेंट से मैच करता है कि नहीं, तो फिर आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, तो राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। देखो सबसे पहले हुआ क्या, एक यहाँ पे सघन मिशन इंद्रधनुष। तो स्टार्टिंग में जो कार्यक्रम आया गया था उसका नाम था मिशन इंद्रधनुष। इंद्रधनुष हमको पता है ना, 7 रंग होता है। तो इसका क्या काम था, 2 चीज़ काम था कि भाई जो टीकाकरण हो रहा है, जो वैक्सीनेशन जो हो रहा है, ठीक है ना, वैक्सीनेशन जो बच्चों को दिया जाता है जन्म के बाद, वुमेन को दिया जाता है, उन सब को देखो 2 चीज़ लेके लिए था, बच्चों के लिए, वुमेन के लिए। उसका जो पेस है वो फास्ट होना चाहिए, मतलब सबको वैक्सीनेशन मिलना चाहिए, जो भी, ऐसा नहीं कि बीमारी उस समय फैलने लगे तब वैक्सीनेशन कर रहे हैं। बच्चों को और गर्भवती महिलाओं का जो सब सारा टीकाकरण होता है उसकी बात कर रहे हैं। तो ये मिशन इंद्रधनुष कब आया था? 25 दिसंबर 2014 को आया था। ठीक है ना, बाद में देखा कि इसका पेस तो स्लो है, तो इसीलिए एक इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष आया। तो अभी कौन सा है? 4.0 है। तो पहला कब था? पहला 2017 में था, दूसरा 2019 में था, तीसरा 2022 में था, मतलब 21 में था, और चौथा कौन है? 2022 में। ठीक है, चौथा क्या है? 7 फरवरी 2022। ये 3 राउंड में किया जा रहा है। पहले राउंड में क्या किया जाएगा कि टोटल इतना करना है, लेकिन पहले राउंड में 11 यहाँ पे राज्य, और दूसरे फेज में 22 राज्य पे किया जाएगा। ठीक है ना, मेन फोकस अब क्या है कि जो लाभ उठा रहे हैं उसको तो लाभ उठाना ही है, लेकिन और भी तेजी लाना है कोविड के एरा में। ठीक है, तो इसमें हमने क्या क्या याद रखा, बस आपको याद रखना है पहला वाला, क्योंकि ये आपसे पूछा जाएगा, मिलान वाले में पूछता है कि इसमें से कौन सा स्कीम 2014 में था, कौन सा स्कीम 2015 में था। ये सिंपल वैक्सीनेशन के लिए मिशन इंद्रधनुष, तो उसका 4.0 कब आया? 2022 में आया। डेट नहीं भी याद रख सकते हो,
तो आपसे एक चीज़ यहाँ पूछा जा सकता है, क्या ये टोटल जीरो जो 4.0 है ये सबके सारे के सारे राज्य और यूटी में है? नहीं, यहाँ पे देख रहे हो 33 राज्य और यूटी में है, क्योंकि अभी टोटल 36 है ना, 28 स्टेट प्लस 8 यूटी, तो टोटल हुआ 36, लेकिन ये सिर्फ 33 में है। तो एक स्टेटमेंट आप बाहर कर सकते हैं, क्या ये सारे स्टेट यूटी में? नहीं भाई, सिर्फ 33 में है, ठीक है। और वहाँ पे भी सिर्फ 75 जिलों में, टोटल जिले भी नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट है गोवर्धन। गोवर्धन यानी गोबर का फुल फॉर्म क्या होता है? गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेस। गैल्वेनाइजिंग बायो एग्रो रिसोर्सेस सिंपल है, हम जो खाना वगैरह खाते हैं उससे जो वेस्ट होता है, खाना वगैरह खाते हैं जो बायोलॉजिकल वेस्ट होता है उससे एनर्जी बनाने की बात की गई है। तो यहाँ पे देखो इसका उद्देश्य पशुओं के गोबर और खेतों के ठोस अपशिष्ट पदार्थों को कंपोस्ट और बायोमास में परिवर्तित करना और उसे ऊर्जा करना, और जो हमारे खाने के वेस्ट होते हैं उसमें ही। तो सबसे पहले गोवर्धन योजना कब आया था? 2018-19 के बजट में आया था। प्लीज़ ये सबसे इन्फॉर्मेशन है, गोवर्धन योजना सबसे पहले किस बजट में आया था? 2018-19 में आया था, ये पूछता था। तो नरेंद्र मोदी जी ने अभी क्या है किया है? गोवर्धन बायो सीएनजी का उद्घाटन किया है। कहाँ पे? इंदौर में, याद रखिए। ये एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा है, याद रखिए, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा संयंत्र है। इससे फ़ायदा मिलेगा क्या? कचरा मुक्त भारत शहर बनाना है ना, गार्बेज सिटी बनाना है, उसमें मदद मिलेगी। ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर आधारित है। इसके लिए एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया गया जो काम करती है, इंदौर क्लीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। ये कितना एनर्जी डेली लेगा ये याद नहीं रखना है, लेकिन एक चीज़ याद रखना है, इसका जो आउटपुट कुछ नहीं हुआ, इसका कोई अपशिष्ट नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि जब इसको बना रहे हैं तो हमारा बाद में ग्रीन हाउस गैस निकल रहा है, कुछ भी नहीं इससे निकल, ना अपशिष्ट निकलेगा ना ग्रीन हाउस गैस निकलेगा। तो ये किस मॉडल पे? जीरो लैंडफिल मॉडल पे। तो ये ध्यान रख सकते हैं, जीरो लैंडफिल मॉडल, ठीक है। एक है भद्रा परियोजना। भद्रा परियोजना को नेशनल परियोजना का दर्जा दिया गया है। नेशनल परियोजना, भद्रा एक परियोजना है ना, कहाँ पे? कर्नाटका में है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं ऊपरी भद्रा परियोजना, ठीक है। और ये राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त करने वाली पहली परियोजना। देखो राष्ट्रीय दर्जा कोई प्राप्त करता है ना तो सेंटर उसको 60% फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करेगा, वित्तीय सहायता 60% प्रोवाइड करेगा। तो इससे फ़ायदा क्या होगा? देखो इससे फ़ायदा ये होगा कि कई जगह जो है ना, जैसे चित्रदूत, चिकमंगलूर, दावणगेरे, तुमकुरू, इन सब में जो सूखा आ जाता है तो फसल नहीं होती, तो उन सब से प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेगा। तो ये क्या काम हो रहा है इसमें मैं बताता हूँ। देखो पहले थुंगा नदी से, यहाँ एक थुंगा नदी है, यहाँ से भद्रा जलाशय पे पानी जाएगा, थुंगा से भद्रा के पास पानी जाएगा, और भद्रा से एक सुरंग बनाया जाएगा। सुरंग का नाम क्या है? अजमपुरा। इस सुरंग के निर्माण कराया जाएगा और उसके बाद पानी बांटा जाएगा, ठीक है। तो ये बना कौन रही है? विश्वेश्वरैया जल निगम लिमिटेड बना रही है, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना। तो क्या क्या? भद्रा, थुंगा, अज्जमपुरा, कर्नाटका नेशनल वाला है, नेशनल परियोजना है, 60% सरकार दे, सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, याद हो गया हमें। नेक्स्ट है स्माइल योजना। स्माइल योजना फुल फॉर्म तो बस याद रखिए, सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। ये दो लोगों के लिए बस ध्यान रखिए, एक तो ट्रांसजेंडर और एक है बेगिंग करने वाला, जो मांगते हैं ना, भीख मांगते हैं, उसके बारे में कहे। दो लोगों के लिए है, एक है ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण के लिए और एक है बेगिंग, जो भीख मांगते हैं उनके पुनर्वास के लिए। तो ये स्कीम किसका है? राज्य सरकार का है या जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है? नई दिल्ली में भले ही लॉन्च किया गया है, लेकिन ये हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट का है। कौन सी मिनिस्ट्री होगी? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मिनिस्ट्री है। क्यों? क्योंकि इसका सपोर्ट करना है, पता है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। मतलब सेंट्रल सेक्टर स्कीम का मतलब है, होता क्या है कि सेंटर ही इम्प्लीमेंट कर रही है, सेंटर ही पैसा दे रही है, ठीक है। ये कितने सालों के लिए? टोटल 2021-22 से 25-26 के बीच। ये भी प्लीज़ इंपॉर्टेंट है, पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है। और इसके अंदर क्या क्या होगा तो वो तो हमें पता ही चल जाएगा कि ट्रांसजेंडर के लिए छात्रवृत्ति, आजीविका, देखभाल, गरिमागृह, ठीक है, सुरक्षा प्रकोष्ठ। तो ये सब हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है। बचाव गृह, आश्रय, व्यापक, ये सब को आपको याद क्या करना है कि जो स्माइल है सिर्फ दो लोगों के लिए। कौन कौन लोग के लिए? एक जो ट्रांसजेंडर है वो उनको, और एक क्या है जो लोग भीख मांगते हैं उनके लिए।
कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, सारा पैसा सेंटर देती है, इम्प्लीमेंट भी सेंटर करती है। इम्प्लीमेंट कहाँ पे करें? न्यू दिल्ली में। ठीक है, 2021-22 से 25-26 तक। नेक्स्ट है अटल टनल, अटल सुरंग बोलते हैं। ये क्या है? विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, ये लंबी है एक पर्टिकुलर हाइट पे। कितने हाइट पे? 10,000 फीट पे सबसे लंबी है। ऐसा नहीं कि 9,000 फीट पे सबसे लंबी है, 10,000 फीट पे ये सबसे लंबी है। वे वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इसका नाम दर्ज है। वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है। टनल है, हाईवे टनल है, याद रखिए, रेलवे टनल नहीं, हाईवे टनल है, और इस पर्टिकुलर ऊंचाई पे। ठीक है। अटल जी के नाम पे आपको पता है ना, गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है। गुड गवर्नेंस डे, आप मुझे बता सकते डेट कौन है उनके बर्थ एनिवर्सरी पर मनाया जाता है? ठीक है ना, वो कौन सा दिवस है जिसमें मनाया जाता है? अटल टनल। इसकी लंबाई याद नहीं रखना, बनाया BRO ये हम सबको होता है, इसलिए याद रखने जरूरी नहीं। ये पीर पांजाल को है ना, पीर पांजाल में अवस्थित जो रोहतांग पास है उससे गुजरती है, याद रखिए। पहले क्या होता था, लगभग ये 6 महीना बंद ही रहता था। ठीक है। हिमाचल प्रदेश के मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़े रखेगा। ठीक है, पहले बंद हो जाता था। 4G कनेक्टिविटी भी इसमें कराई गई है, ये सब बात है, बहुत टाइम का बचत होगा। T49 सुरंग है। सबसे पहले एक ध्यान रखिए, इस रेलवे लाइन का निर्माण एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लाइन प्रोजेक्ट। ठीक है ना, रेल लिंक प्रोजेक्ट है। इसको पहले नेशनल प्रोजेक्ट का दर्जा दिया गया। आपको पता ना, अभी हमने देखा कि अपर भद्रा वाले को भी नेशनल प्रोजेक्ट का दर्जा दिया गया। इसमें क्या होता है, सेंटर कुछ ज़्यादा ही पैसे देती है, ये याद नहीं रखना है कितना देती है। इसमें सबसे लंबा जो सुरंग है नोट, उसका नाम है T49। बहुत सारे सुरंग यहाँ पे बनाए जाएंगे इस परियोजना में। टोटल 38 सुरंग है, इसमें से जो सबसे लार्जेस्ट सुरंग है, लॉन्गेस्ट, वो है T49। ठीक है ना, ये लॉन्गेस्ट ट्रांसपोर्टेशन टनल बना है निर्माण होने के बाद। इसकी इसकी लंबाई है 11 किलोमीटर है, 11.215 है। ठीक है ना, इसका निर्माण न्यू ऑस्ट्रियन टनल मेथड से किया जा रहा है, ये बात ध्यान रखिएगा। देखो, कई स्टैचू अभी बनाया जा रहा है। एक तो स्टैचू ऑफ यूनिटी है, हम सबको पता है। उसके अलावा एक स्टैचू ऑफ इक्वालिटी बन रहा है, स्टैचू ऑफ बिलीफ, स्टैचू ऑफ पीस। ये किन के लिए बनाया जा रहा है? स्टैचू रामानुजाचार्य के लिए बनाया जा रहा है। ठीक है ना, ये देखो, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य और एक है शंकराचार्य। ये अद्वैत थे, ये द्वैत थे, और ये थे विशिष्ट द्वैत। ठीक है ना, तो रामानुजाचार्य कौन थे? विशिष्ट द्वैत। ये क्या थे? अद्वैत। ये क्या है? द्वैत, दो वाला। और ये क्या है? एक ही है लेकिन उसमें विशिष्ट गुण वाला है, तो वेदैत। ठीक है, ये आइडिया ऑफ इक्वालिटी दिया था, इसलिए इनका स्टैचू ऑफ इक्वालिटी इनके लिए है, क्योंकि इन्हें आइडिया ऑफ इक्वालिटी को बढ़ावा दिया था। ठीक है, ये बात याद रखिए। कई साहित्यिक ग्रंथ है इसमें, जिसमें वेदांत सार आते, एक क्वेश्चन आया था, वेदार्थ संग्रह, गीता भाष्य, श्री वैकुंठ गद्य और वेदांत दीप, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके बाद ये श्री वैष्णव परंपरा के थे, रामानुजाचार्य, विशिष्ट द्वैत, वेदांत सार, वेदार्थ संग्रह, गीता भाष्य, ये सब आइडिया ऑफ इक्वालिटी की बात कर रहे थे, इसलिए इनको स्टैचू ऑफ इक्वालिटी बना। ठीक है, उसके बाद ये सब ज़्यादा याद नहीं रखना है। हिंदी में समता मूर्ति बोलते हैं, ऊंचाई है 216 फीट। ठीक है, और ये जो है ना, वे ऑलमोस्ट जो एक मतलब आधार है भवन, उसके ऊपर बनाया जा रहा है। ये 54 फीट का है। उसके अलावा स्टैचू ऑफ इक्वालिटी के चारों तरफ दिव्य देशम यानी नक्काशीदार मंदिरों का भी निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, ये उतना, ठीक है, ये कितना स्टैचू ये याद नहीं रखना है। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी ये बैठी मुद्रा में है, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा होगी, वर्ल्ड सेकेंड टॉलेस्ट स्टैचू। थाईलैंड का जो ग्रेट बुद्धा है ना, ये सबसे ऊंचा है, लेकिन बैठी हुई मुद्रा की बात करें। ठीक है, स्टैचू ऑफ बिलीफ किनका? भगवान शिव का बन रहा है, किया जा रहा है यार 351 किलोमीटर। स्टैचू ऑफ बिलीफ किन के लिए है? भगवान शिव की। भगवान शिव की विश्व में सबसे बड़ी मूर्ति, ये राजस्थान में बनाया जा रहा है। उसके बाद स्टैचू ऑफ पीस की बात कर रहे हैं, ये जैनाचार्य जो जी है, जो श्री विजय वल्लभ
सुरेश्वर जी महाराज की प्रतिमा है। ठीक है, ये 151 इंच है इसकी ऊंचाई, ये 8 धातुओं से बनाया गया है और ये राजस्थान में है। बस इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम पर्वतमाला वगैरह से आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद हर एक छोटा छोटा वीडियो आएगा, 20 मिनट से कम कम का वीडियो आएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आपको कोई कोर्स ज्वाइन करना हो तो इस नंबर पर मैसेज ज़रूर कर लीजिएगा। अभी लास्ट डे है आज ऑफ़र का। बीपीएससी के कोर्स पे 40 to 50% ऑफ है, बाकी कोर्सेज पे 25% ऑफ है, लेकिन सिर्फ आज तक। ठीक है, तो मिलते हैं, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो जल्दी से जल्दी इस नंबर पर मैसेज करके। चलिए, थैंक यू सो मच।